आज हम लोग एक ऐसे विषय का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें 10 प्रश्नों से लेकर 20, 25, 30 प्रश्न तक भी पूछे जाते हैं और आजकल ये क्वेश्चन सेटर्स का फेवरेट सब्जेक्ट बनता जा रहा है। प्रकृति के रूप में अगर देखा जाए तो यह विषय संभवतः विज्ञान से भी टफ और कठिन प्रतीत होता है। इसकी प्रकृति ऐसी है कि आप एक बार अगर अध्ययन करते हैं तो आपको तभी वो परीक्षा में लाभदायक होगा, वो लाभ पहुंचा सकता है जबकि हर समय आप उसका रिवीजन करते रहें, आप उसमें अद्यतन संशोधन करते रहें, अपनी जानकारी में हमेशा एनरिचमेंट करते रहें। इस विषय का नाम है अर्थव्यवस्था। यहाँ पर एक बात समझना होगा कि हम जो प्रारंभ से विषयों की पढ़ाई करते रहे हैं अपने हाई स्कूल और कॉलेजेस के दौरान, तो वो पढ़ाई हम लोग कभी अर्थव्यवस्था का किए ही नहीं। कभी जिनको मौका भी मिला तो ऑनर्स या सब्सिडियरी या किसी भी रूप में उन्होंने पढ़ाई की भी तो अर्थशास्त्र के रूप में की, अर्थव्यवस्था के रूप में उसकी पढ़ाई नहीं की। तो ये अर्थशास्त्र जो है ये क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है, दोनों को हमको समझना होगा। अर्थशास्त्र विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन, विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां और वो जिन सिद्धांतों से संचालित होती हैं उन सिद्धांतों के बारे में और उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसके बारे में व्यवहारिक और सैद्धांतिक जो आधार होते हैं तथा उनमें जो मुद्रा की व्यवस्था होती है या इस प्रकार के भिन्न भिन्न जो ग्रुप हैं, समूह हैं या जो उनके विभिन्न जो अवयव हैं, कंपोनेंट हैं, उनके बीच में सहसंबंध कैसा होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो अर्थशास्त्र अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों यथा उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, लेन देन, आयात निर्यात इत्यादि के व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक आधारों का अध्ययन किया जाता है एवं उनको और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। वहीं पर हम अगर अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो अर्थव्यवस्था एक
अध्ययन की एक वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के उत्पादनों के लिए संसाधनों का प्रबंध या प्रबंधन, आय सृजन के लिए उनके क्रय विक्रय एवं उनके समस्त प्रभावों का अध्ययन जो एक सीमा के अंतर्गत किया जाए एवं विभिन्न सीमाओं के बीच सहसंबंध का अध्ययन किया जाए, उसको अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। साधारण रूप से अगर कहें तो अर्थव्यवस्था किसी विशेष राजनीतिक सीमा के अंदर, जैसे कोई देश, कोई राज्य या अन्य जो कृत्रिम सीमाएं हैं, उनके अंदर, उनके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का जो ताना बाना है, जो संरचना है, उसके बारे में अध्ययन हम लोग अर्थव्यवस्था में करते हैं। और अर्थशास्त्र में उनका तो अध्ययन करते ही हैं, प्लस में वो जिन सिद्धांतों पर आधारित होते हैं या जिन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, या अगर कोई उन पर एक नया सिद्धांत बनाकर उनको और बेहतर किया जा सकता है, इन सभी का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। तो हमको अर्थव्यवस्था पढ़ना है, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना होगा। अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की सीमाएं होती हैं। राजनीतिक सीमा होती है, सांस्कृतिक सीमा होती है, समय सीमा होती है। जैसे हम एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कभी अध्ययन करते हैं तो एक दशक के अंतर्गत करते हैं, एक पंचवर्षीय अवधि के अंतर्गत करते हैं। तो कई प्रकार की सीमाएं होती हैं और कई प्रकार के उसमें अध्ययन के बिंदु होते हैं। अगर अर्थव्यवस्था को हम देखें तो अध्ययन की दृष्टिकोण से इसे दो वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी कि अर्थव्यवस्था के अध्ययन को हम दो वर्ग में बांट सकते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसमें जो भी उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में सूक्ष्म बिंदु होते हैं, जैसे किसी खास कंपनी की जो मांग होती है, उसके जो उत्पादन होते हैं, उसकी जो पूर्ति होती है, वो जो रोज़गार देता है, वो जो लाभ अर्जित करता है। तो विभिन्न प्रकार के ये जो छोटे छोटे जो व्यक्तिगत एजेंट टाइप के होते हैं, अगर उनके बारे में हम अध्ययन करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। दूसरी तरफ हमारा दूसरा वर्ग है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थव्यवस्था। तो समष्टि अर्थव्यवस्था या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वैसे विषय आते हैं जिनका संबंध सभी नागरिकों से है, न कि नागरिकों के किसी विशिष्ट समूह या विशिष्ट नागरिक से संबंधित है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कीमतें और रोज़गार की स्थिति क्या है, आप लिख सकते हैं इसको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत वैसे विषय आते हैं जिनका संबंध सभी नागरिकों से है। जैसे ए, विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं की कीमतें। बी, उसमें यह भी जानना होता है कि रोज़गार की स्थिति क्या होती है। सी, अर्थव्यवस्था के अन्य विभिन्न संकेतक जो
पूरे अर्थव्यवस्था को अच्छे या बुरे होने का आकलन कर सकती है। जाहिर है बहुत, जैसे जीडीपी है तो जीडीपी केवल ये नहीं ना बताएगा कि रेमंड का और रिलायंस का क्या है स्थिति, वो तो पूरे भारत का बताएगा या पूरे राज्य का बताएगा। तो वो एक तरीका होता है। जब हम उत्पादन देखते हैं तो उत्पादन के बाद डी में आइए, मजदूरी की मजदूरी क्या दी जा रही है किसी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों को, क्योंकि श्रमिक एक उत्पादन के साधन है और उत्पादन के साधन पर क्या व्यय किया जा रहा है ये हम लोग देखेंगे। और ई ब्याज दर, उसमें क्या है, तो ये ब्याज दर से आपको मुद्रा के संचालन का पता चलता है और मुद्रा की स्थिति बाज़ार में क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। इसके कुल मिलाकर यह कहा जा सकता, पैरा चिन्ह करके लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। बात समझ गया? सिंपल सा बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम व्यक्तिगत बाजारों, व्यक्तिगत सिद्धांतों, व्यक्तिगत गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत मतलब कि एक छोटे लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वैसे मुद्दों का अध्ययन करते हैं, वैसे बिंदुओं का अध्ययन करते हैं जो संपूर्ण देश या उस देश के एक बहुत बड़े कंपोनेंट को प्रभावित करते हैं। देखिए, बहुत पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स अस्तित्व में नहीं था। जो पहले जो था वो बाज़ार के जो क्रेता और विक्रेता हैं, आर्थिक गतिविधियां उन्हीं पर निर्भर रहती हैं और वो अपने निजी हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते थे और अपना कार्य करते थे। तो उसमें कोई ऐसा अर्थशास्त्री नहीं था जो कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए या उसके संचालन के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस करता हो। एडम स्मिथ वगैरह का जो अर्थशास्त्र था वो ज़्यादातर इसी तरह का था, परंतु बाद में, और इसीलिए पहले आप देखते होंगे कि राज्य इन्वॉल्व नहीं रहता था, राज्य का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता था। लेकिन बाद में जब औद्योगिक क्रांति हुई, उत्पादन का पैमाना बड़ा हो गया, अर्थव्यवस्था में राज्य की भागीदारी होने लगी, राज्य की कल्याणकारी स्वरूप की स्थापना उत्पन्न हुई, तब वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनमें राज्य समाज या सरकार को समस्त जनता के रोज़गार, प्रतिरक्षा जिसमें मिलिट्री की, सेना की व्यवस्था करनी होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा जो यूनिवर्सल एजुकेशन की जो बात होती है, जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ रूप से समग्रता के स्तर पर कार्य करना होता है, निर्णय लेना होता है। उसमें उसका कोई घाटा नहीं होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है, चूँकि कल्याणकारी राज्य है और पूरे समाज और देश को आगे बढ़ाना है, पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना है, न कि हमको किसी औद्योगिक या किसी व्यापारिक घराने के बारे में सोचना है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें ये सारी बातें अब आने लगी,
समय के साथ। अब इसमें कुछ केंद्रीय एजेंसियां होती हैं, जैसे आज मान लीजिए रिजर्व बैंक है, उसमें मुद्रा पूर्ति की नीति, बाजार की नीति, ब्याज दर, या फिर वित्त मंत्रालय है जो बजट नीतियों के माध्यम से पूरे अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से संचालित करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे लोग एक बड़े पैमाने पर जो है आगे बढ़ें और समृद्धि और समृद्धि हम हासिल कर सकें। तो इसी प्रकार से करारोपण यानी कि टैक्सेशन, रोज़गार की व्यवस्था करना इत्यादि, ये सभी चीज़ जो हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिलर्स होते हैं। और जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो हमारे जैसे, हम लोग जैसे जो छात्र होते हैं तो उनके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स ही जो है वो लाभकारी होता है और वही जो है उपयोगी होता है। अब फिर लिखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत दो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत निर्णयकर्ता जैसे आरबीआई, सेबी के बारे में जानते हैं आप, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिन्हें सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होता है। ये जो बड़े पैमाने पर जो निर्णयकर्ता होते हैं, जो ऐसे बॉडीज़ होती हैं, उनको किसी खास समुदाय या खास औद्योगिक घराना का नहीं बल्कि सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होता है। नंबर 2, मैक्रो इकोनॉमिक्स के निर्णयकर्ताओं को सार्वजनिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, अभी जो लक्ष्य जो सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करेंगे तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? तो सार्वजनिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक संसाधनों का डिप्लॉयमेंट करना होता है, यानी कि परिनियोजन करना होता है, यानी कि सही संसाधन को सही जगह पर बैठाना होता है या बैठाने की व्यवस्था करनी होती है, न कि संसाधनों का ऐसा दुरुपयोग हो जाए कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए। तो ये दो प्रकार के तत्व मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पैरा चेंज करके लिखिए। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लक्ष्य, कार्यकलाप और उनके अंतर्गत संलग्न कुछ सिद्धांत व्यक्ति के निजी हित के लिए न होकर संपूर्ण देश और उसकी जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। आगे लिखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स, JOHN जॉन, MAYNARD मेनार्ड, कीन्स KYNES कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, के प्रकाशन के साथ हुआ। वस्तुतः इसके पूर्व क्लासिक ट्रेडिशन के विचारों और सिद्धांतों की मान्यता के आधार पर अर्थव्यवस्था संचालित की जाती थी, जिसके अंतर्गत सरकार इससे दूर रहती थी और कारखाने और उत्पादन के अन्य सभी साधन अपनी क्षमता के अनुसार काम करते थे और उनमें कोई ऐसा नहीं था जो कि सबके लिए बड़े पैमाने पर सोचे। परंतु वर्ष 1929 की वैश्विक महामंदी जो आई, उसमें सभी देशों को
झकझोर कर रख दिया और अमेरिका जैसे देश की बेरोज़गारी दर जो है वो 1929 में 3% थी, जो 1933 में बढ़कर 25% हो गई। जैसे अभी कोरोना या कोविड-19 की जो बात, अभी जो स्थिति से हम जो गुज़र रहे हैं, इसमें क्या समझते हैं? जो स्थिति मार्च 2020 के पहले थी, अब आप आकलन करिएगा जब इस काल की समाप्ति के बाद, तो इसी तरह के परिवर्तन आपको मिलेंगे और वो काफ़ी इनके दूरगामी परिणाम होंगे। तो उसी तरह से आप सोचिए कि 1929 में बेरोज़गारी दर 3% थी, जो कि मात्र 4 साल में 1933 में ये 25% हो गई। और इसी अवधि में जो टोटल आउटपुट है वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन था, उसमें 33% की गिरावट आ गई। अब इसमें इस परिस्थिति में कीन्स द्वारा कुछ बातों पर जोर दिया गया, जिसमें नंबर 1 अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली और विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता की परीक्षण पर जोर दिया गया। तो इसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग उत्पादन के जो साधन होते हैं, पूंजी, भूमि और श्रम, और उसी से संदर्भित अन्य तत्व जो होते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट और निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट करने में जो एक्सपेंडिचर लगता है वो, या फिर उत्पादन की अन्य इकाइयाँ जो हैं, जिनको कि कंपनी या फर्म कहते हैं, वो राज्य सरकार, पारिवारिक क्षेत्रक हाउस होल्डर सेक्टर भी आ जाएगा, एक बड़ा सेक्टर है, और निर्यात, आयात और पूंजी का प्रवाह। ये सभी चीज़ को नोट कर लीजिएगा। पूंजी का प्रवाह, इन सब प्रवाह, फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, तो ये सब जो है हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में पढ़ना होगा। और किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है 2 चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सीमित संसाधनों का समुचित आवंटन। आप देख रहे थे कि 2014 के पहले कोयला और कुछ अन्य जो सीमित संसाधन थे, उनके आवंटन पर कितना भारी हंगामा हुआ था, और उसके आधार पर आपको पता है कि सरकार में परिवर्तन भी हो गया। तथा दूसरी बात जो है वो वस्तुओं और सेवाओं का वितरण, ये किस प्रकार से वितरण हो, तो ये इन सभी बातों पर हम लोग इसमें चर्चा और अध्ययन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। अभी हम लोग बातचीत के क्रम में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोज़गारी दर की चर्चा किए थे। बेरोज़गारी दर जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग and are looking for jobs divided by the total number of people who are working or looking for jobs। मतलब कि यह वह अनुपात है जो वैसे लोगों की संख्या जो काम नहीं कर रहे हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, उनकी संख्या को विभाजित भाग देंगे किससे? वैसे लोगों की संख्या से जो काम कर रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट को परिभाषित करते हैं। हम लोग इसके बारे में विस्तार से आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन जो जहाँ मिलता है उसको पढ़ते जाना है और याद करते जाना है। अब देखिए,
किसी भी अर्थव्यवस्था को हम लोग समृद्ध और संपन्न बनाने की प्रयास की जाती है, उसके लिए क्या आवश्यक होता है? उसके लिए आवश्यक होता है देश के या उस यूनिट के सभी संसाधनों का उपयोग का ज्ञान, कि जो संसाधन दिए गए हैं उनका कैसे हम लोग सही उपयोग करें कि उससे अधिक से अधिक हमको उत्पादन का प्रवाह पैदा हो। ये सभी टर्म को लिखते जाइएगा, उत्पादन का प्रवाह पैदा हो, ठीक है ना। फ्लो ऑफ आउटपुट, उत्पादन का प्रवाह मतलब क्या होता है कि जो हमारे देश के अंदर या हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो और वो होता रहे, उसका जो दर है वो चलता रहे, बढ़ता रहे, तो उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न हो सके। यही ना चाहते हैं कि अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो, और उस प्रक्रम से, उस प्रक्रिया से उस अर्थव्यवस्था के अंदर आय और संपत्ति का सृजन हो। किसी भी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य तो यही ना होता है कि हमारे यहाँ उत्पादन का प्रवाह हो और उस प्रक्रिया से आय और संपत्ति का सृजन हो। अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आय का सृजन। और ये जो आय का सृजन होता है वो संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से किया जाता है। तो आय का सृजन जो है हमारे लिए, माने किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इसी के लिए सारी गतिविधियां की जाती हैं। और किसी भी राष्ट्र की आय का सीधा संबंध उसकी आर्थिक संपत्ति के सृजन से होता है। आर्थिक संपत्ति का सृजन जो है प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग और उसके सदुपयोग पर निर्भर करता है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से उन संसाधनों के रूपांतरण से उनको और अच्छा बनाकर उनका मूल्यवर्धन किया जा सके। तो यहाँ पर हमारे लिए उत्पादन, चाहे वो वस्तु का हो, सेवा का हो, उत्पादन और आय, दो चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब जो है हम इनके तरफ, अब हम इन्हीं पर अभी अपना अध्ययन करेंगे कि उत्पादन और आय कैसे हम लोग इस पर अध्ययन करें, जिससे कि अर्थव्यवस्था के बारे में और अधिक हम लोग समझ सकें। चलिए हम उत्पादन से शुरू करते हैं। तो वस्तुएं और सेवाएं, अब ये जो वस्तुएं और सेवाएं जो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न की जाती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था ऐसा विषय है कि इसके बारे में हाथ पकड़कर लिखवाना और समझाना ये दोनों काफ़ी कठिन है। अगर हम आपको लिखवाते रहें तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। अगर हम आपको केवल समझाते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम उसमें से क्या लिखें और क्या छोड़ें। तो हमको जहाँ जब जब याद पड़ रहा है हम उसको नोट करने के लिए आपको कह रहे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे नोट करने की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी। अब हम लोग वस्तुएं और सेवाओं के बारे में बात कर रहे थे। तो वस्तुएं और सेवाएं से तो हम लोग समझ रहे हैं। इसमें अब हम लोग
ये आप लिखिए कि वस्तुएं और किसी देश द्वारा या किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं दो प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती हैं। नंबर ए, अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स, और बी, इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तु। तो वस्तु कितने प्रकार की हो गई? अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स, और मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स। स्पष्ट है? अब जो ए में लिखे थे अंतिम वस्तु यानी कि फाइनल गुड्स, वो दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो अंतिम वस्तु है जो उपभोक्ता के पास जाता है, उपभोक्ता उसको डायरेक्ट उपभोग करता है। और दूसरा जो वस्तु है, अंतिम वस्तु, वो आगे आय के सृजन और आगे या अगले चरण में अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, जो भी औद्योगिक मशीन है, तो औद्योगिक मशीन तो अपने आप में अंतिम वस्तु हुआ। उसको मान लीजिए किसी कंपनी का मालिक खरीदा, ठीक है, अंतिम वस्तु है, अब तो उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। लेकिन वो उस अंतिम वस्तु का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में करेगा। तो जिस साधन से, जिस वस्तु से आगे उत्पादन की प्रक्रिया संभव हो सके, वैसी वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं, यानी कि कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो आप इसको लिखें कि अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक कंज्यूमर गुड्स यानी उपभोक्ता वस्तुएं, और दूसरा कैपिटल गुड्स यानी कि पूंजीगत वस्तुएं। अभी पढ़ते वक्त लगता है कि इसको लिखने की आवश्यकता क्या है, ये तो समझ ही रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा मतलब साधारण सा बात है। लेकिन जब इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोग जो हैं कन्फ्यूजन की स्थिति में पड़ जाते हैं। इसलिए इसको लिखने में कोताही नहीं बरती है, बल्कि हम तो कहेंगे कि आप पूरे ही चीज़ को लिख लीजिए। तो आते हैं फिर हम लोग कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, दो प्रकार के हुए। और जहाँ तक संभव हो सके इंग्लिश वर्ड पर ही चलते रहिएगा, हिंदी पर मत आइएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सेटर प्रश्न सेट करता है तो उसमें वो इंग्लिश वर्ड का हिंदी करता है, लेकिन कभी कभी वो आलस के कारण इंग्लिश वर्ड को उसी रूप में देवनागरी लिपि में लिख देता है। वो उसका अनुवाद नहीं करता है, वो उसका उच्चारण वही रहता है, बस लिपि बदल जाती है। तो उस समय हिंदी माध्यम के लोग घाटे में रहते हैं। तो इस तरह से आप कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स में भी हमारे पास भी तो कंज्यूमर गुड्स, जैसे हम घर में लाते हैं सामान, तो एक तो लाए ब्रेड लाए, खा पी के ख़त्म, और दूसरा हम लाए टीवी। तो टीवी लाए तो एक टीवी लाए तो वो 5 साल 6 साल 7 साल चला। तो कंज्यूमर गुड्स को भी, उपभोक्ता वस्तुओं को भी हम दो भागों में बांटेंगे। एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स यानी कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, और दूसरा नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना। तो ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स दो प्रकार के वस्तु हुए हमारे पास। तो देखिए, वस्तुएं जो हैं, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुओं को दो भाग में, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, और फिर कंज्यूमर गुड्स को ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में बांटा गया। अब ये जितने वस्तुएं और सेवाएं हैं
उनका प्रवाह क्या है, कितना है, इसकी माप आवश्यक है, इसकी गणना आवश्यक है, इसका आकलन आवश्यक है। तो अब हमको इसका आकलन करना होगा, इसकी गणना करनी होगी। यानी कि जो भी हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है उसके परिमाणात्मक माप की आवश्यकता है, और इसके लिए हमको क्या ज़रूरत है, एक माप की आवश्यकता है। हम तो ये नहीं ना कहते रहेंगे कि 4 लाख मीटर कपड़ा हुआ, इतना ये बेल्स जूट हुआ, इतना टन कोयला हुआ, ये तो कहाँ कहाँ बताते रहेंगे। तो हमको इसके लिए एक कॉमन, एक सामान्य माप की आवश्यकता होती है, जो कि सभी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं को अपने में माप सके, जिसका कि एक परिमाणात्मक माप हमारे पास उपलब्ध हो सके। और ये कौन सा माप है, कैसे हम सभी वस्तुओं और सेवाओं को माप सकेंगे कि कितना हमारे यहाँ उत्पादित हुआ। सबको तो न टन में कह सकते हैं, न कुछ में, न किलोमीटर में कह सकते हैं, न मीटर में कह सकते हैं, न लीटर में कह सकते हैं। तो सबको मापने के लिए एक कॉमन जो माप है वो है मुद्रा। तो अब ये मुद्रा के माध्यम से हम उसका देश में या अर्थव्यवस्था में जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है उसका कुल मौद्रिक मूल्य जो है हम निकालेंगे, और उस मौद्रिक मूल्य के माध्यम से अर्थव्यवस्था के मूल्य यानी शक्ति को मापा जा सकता है। बात समझे? तो जितना भी वस्तु और सेवा होगा उसका मौद्रिक मूल्य हम माप लेंगे, और तब हम कहेंगे कि इस अर्थव्यवस्था या इस देश में उत्पादन प्रवाह इतना है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग ऊपर में पढ़े फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम किसी देश की मौद्रिक मूल्य को ज्ञात करते हैं तो उसमें केवल अंतिम वस्तु ही गणना की जाती है, मध्यवर्ती वस्तु की गणना नहीं की जाती है। क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु तो फिर जाकर एक अंतिम वस्तु बनाएगी, और फिर हम उस अंतिम वस्तु का गणना करेंगे। तो मध्यवर्ती वस्तु का अगर हम यहाँ पर गणना करते हैं तो मध्यवर्ती वस्तु का गणना 2 बार न हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम केवल अंतिम वस्तु को ही शामिल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते हैं। तो अभी आप इतना ही समझिए, फिर आगे हम लोग और इसको बढ़ाएंगे और अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज आपका अर्थव्यवस्था का पहला दिन था, ये निश्चित रूप से अन्य विषयों से अलग है, तो थोड़ा सा इसको समझने का और नोट करने का तरीका भी अलग होगा। इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी अलग तरह से होनी चाहिए। तो आज पहले क्लास को समझिए, जहाँ नहीं समझ में आए बार बार सुनिए, उसको नोट करिए, जहाँ नहीं हो फिर लिखिए, और फिर हम लोग अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।